कैसे हो बच्चे लोग। आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार टॉपिक पे आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज जो हमारा विषय है वो केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम देखेंगे लैम्बर्जर की विधि। बात समझ आइए दोस्त प्यारे बच्चों। लैंडर्स बर्जर की जो विधि होती है उसके द्वारा हम क्या करेंगे, अवाष्पशील पदार्थों के अणुभार की गणना करेंगे। बात समझ आइए दोस्तों। तो ये जो क्योथनांक होता है उसके उन्नयन ज्ञात करने की, यानी क्योथनांक में किस तरह की बढ़ोतरी होती है, कितने टेम्परेचर की बढ़ोतरी होती है, कितने डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है, उसको जानने के लिए और जो विलेय पदार्थ होते हैं या अवाष्पशील पदार्थ होते हैं उनके अणुभार को ज्ञात करने की दो विधियां बताई गई हैं। कौन कौन सी बताई गई हैं? पहला होता है बेकमैन विधि, दूसरा होता है लैंडर्स बर्जर नियम। तो ये जो बेकमैन विधि होती है इसका हमने डिस्कशन किया पिछले वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें और समझने का प्रयास करें। और आज जो टॉपिक है वो उसका अगला पार्ट मैं लेकर आया हूँ जिसमें है लैंडर्स बर्जर की विधि, यानी इसके द्वारा भी हम क्योथनांक उन्नयन को ज्ञात कर सकते हैं। और क्योथनांक उन्नयन के अंतर्गत जो है अणुभार को ज्ञात करने की दूसरी विधि है। चलिए देखते हैं ये विधि क्या कह रही है। तो लैंडर्स बर्जर की जो विधि है प्यारे बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर बेकमैन विधि, दो में से एक विधि आपसे जरूर पूछी जाएगी। तो आइए समझते हैं। तो ये जो लैंडर्स बर्जर की विधि होती है तो इस विधि को क्योथनांक उन्नयन ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि माना जाता है। दो विधि होती हैं, कौन कौन सी? बेकमैन विधि और लैंडर्स बर्जर विधि। इन दोनों विधि में सबसे अच्छी विधि जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? लैंडर्स बर्जर विधि मानी जाती है। बात समझ आ रही है बच्चों? चलिए तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक पात्र लिया जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि एक बीकर होता है, ठीक है। और इस बीकर में हम क्या करते हैं कि एक विलायक वाष्प है ना, एक नली को जोड़ देते हैं और इसका संबंध किससे होता है? दूसरे फ्लास्क में लगी हुई नली से होता है। बात समझ आ रही बच्चों? देखिए पहले इधर जो आप देख रहे हैं इसको हमने लैम्बर्स विधि में देखा था, है ना, माफ कीजिएगा बेकमैन विधि में देखा था। तो इसमें क्या होता है कि दो कांच की नली होती है, दो कांच की नली, एक बड़ी नली होती है जो कि मोटी होती है, एक पतली कांच की नली होती है। और जो पतली कांच की नली होती है प्यारे बच्चों उसको हम क्या करते हैं कि बड़े वाले कांच की नली में फिट कर दिया जाता है और इसमें एक नली लगी होती है। देखिए अंदर वाली नली को क्या कहते हैं? क्योथन नली कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और इसी में एक तापमापी लगा देते हैं जिसको क्या कहते हैं? बेकमैन तापमापी। देखिए कि जैसा कि लिखा भी हुआ है कि यह उपकरण एक कांच की बल्ब की क्योथन नली, यहाँ पे क्यों लिखा है क्योथन नली होगा, जो बल्ब के बीच भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है उसमें इसको क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, यानी कि सेट करते हैं। अगला क्या कह रहा है कि क्योथन नली में एक बेकमैन तापमापी लगाते हैं तथा एक नली लगी रहती है ना। देखिए दो तरीके की नली लगी होती है, एक ताप मापने के लिए एक बेकमैन तापमापी लगाते हैं और दूसरी नली होती है। इस नली का संबंध किससे होता है? बीकर से होता है, जिसमें हम विलायक को क्या करते हैं? उबालने का काम करते हैं, यानी गर्म करने का काम करते हैं। बात समझ आ रही प्यारे बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। इस नली के नीचे का जो सिरा होता है वह बल्ब के आकार का होता है जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपने क्या समझा कि ये जो विधि होती है लैंडर्स बर्जर की विधि, ये क्या होती है? क्योथनांक उन्नयन को ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। और इसमें क्या होता है? दो कांच होते हैं, एक बीकर होता है यानी एक पात्र मान लीजिए जिसमें विलायक को क्या करते हैं? उबालने का या गर्म करने का काम करते हैं। तो एक स्टैंड के ऊपर हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? एक बीकर को रखते हैं और इस बीकर में हम दो चीज़ लगाते हैं, है ना। क्या लगाते हैं? दो चीज़ लगाते हैं, एक नली लगाते हैं और उस नली का संबंध किससे करते हैं हम? दूसरे जो बड़ी कांच की जो नली होती है उस बीकर का संबंध हम क्या करते हैं? उस नली से कर देते हैं। और उस नली में क्या होती है कि जो गर्म करने पर जो विलायक की जो वाष्प बनती है वो वाष्प में किस में जाके स्टोर होती है? वो इकट्ठा हो जाती है आपके कांच की नली में। और उस कांच की नली में दो नली लगी होती है, एक चौड़ी नली होती है ना, और एक पतली नली होती है। तो जो पतली नली होती है जिसको क्योथन नली के नाम से जाना जाता है उसको हम बड़े कांच की नली में फिट कर देते हैं और इसमें छिद्र की वजह से वो क्या होता है? एडजस्ट हो जाता है। और उस नली को आगे से यू आकार से क्या करते हैं? एक जैकेट लगा दिया जाता है कि जो उससे वो बाहर ना जाए,
उसकी हीट उसी के अंदर है और वो गर्म होता रहे, है ना। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि एक हमने क्या लिया, एक पात्र लिया, उस पात्र का संबंध हमने एक नली के द्वारा किससे कर दिया, एक संधारित्र से कर दिया, ठीक है। और उस संधारित्र में क्या होता है, एक छिद्र होता है, उस छिद्र से हम क्या करते हैं, उस छिद्र के जरिए से हम दो नली लगाते हैं। एक नली को हम बैकमैन तापमापी मानते हैं और दूसरे से जो बीकर से संबंधित जो नली लगाई गई है जिसमें वाष्प आपकी बनने के बाद आपकी उसमें आएगी, किसमें, कैपेसिटर में, और कैपेसिटर यानी उसमें आएगी संधारित्र में, और संधारित्र में आने के बाद वो वहाँ पे क्या होगी प्यारे बच्चों, ठंडी होती है। बात समझ में आई। उसके बाद हम उसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। तो चलिए इसी को समझने का और अच्छे से प्रयास करते हैं। और इसमें एक थर्मामीटर लगा होता है जो टेम्परेचर मापने का काम करता है। चलिए, तो यह उपकरण एक कांच की बल्ब की नली होती है। बल्ब के बीच भाग में छोटा सा छिद्र होता है प्यारे बच्चों। क्योथन नली में एक बैकमैन तापमापी होता है तथा एक नली लगी रहती है। इस नली के नीचे का जो सिरा होता है वो बल्ब के आकार का होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बस में यानी कि यू आकार के, देखिए ये बना हुआ है ना, ऐसे घुमा हुआ है, वही चीज़ की बात की जाए बल्ब के आकार का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि नली एक फ्लास्क से जुड़ी होती है, वही फ्लास्क जिसमें आप पात्र कह सकते हैं। फ्लास्क में शुद्ध विलायक को हम भर देते हैं। बार बार ये क्यों नली हुआ है, इसको क्योथन, बात समझ रहे प्यारे बच्चों। तो ये जो हम लोग देखें अभी तक, ये क्या थी, इसकी संरचना थी, यानी जो लैम्बर्जर विधि थी उसकी क्या है, ये क्या है, ये एक संरचना है। तो नली के फ्लास्क से जुड़ा होता है प्यारे बच्चों, और इसमें एक जैकेट से घिरी होती है जिससे ऊपर यानी जो बाहर का वायुमंडल का प्रभाव इसमें ना पड़ सके, बात समझ में आ रही, जिससे ऊपर बाहर का जो वायुमंडल होता है, यानी इसके ऊपर जो है बाहर का जो वायुमंडल प्रेशर होता है उसका प्रभाव इस पर ना पड़ सके। बात समझ आ रही प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब कार्यविधि की बात करते हैं कि इसकी कार्यविधि को समझ लिया जाए। तो कार्यविधि क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं, काम कैसे करता है। तो प्यारे बच्चों, क्योथन नली में 5 से 10 मिली शुद्ध विलायक लेते हैं। किसमें लेते हैं, क्योथन नली में। विलायक लेकर उसमें वाष्प प्रवाहित करके उसे गर्म किया जाता है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। जब ताप स्थिर हो जाता है तो विलायक का क्योथनांक ज्ञात कर लिया जाता है। यानी कि जो फ्लास्क होता है, फ्लास्क से नली लगी होती है, हमने उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद उसी विलायक की वाष्प से हम क्या करेंगे, जो क्योथन नली होती है उसमें भी विलायक लेते हैं और उसको उसी वाष्प से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। बात क्लियर हो रही है, गर्म करते हैं। और गर्म होने के बाद, और बच्चों गर्म होने के बाद वो क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। बात क्लियर हो रही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। विलेय पदार्थ की जो ज्ञात मात्रा होती है उसको विलायक में मिलाकर विलयन का क्योथनांक ज्ञात कर लिया जाता है। यानी जो विलायक की मात्रा को हमने क्या किया, विलायक लेकर उसमें वाष्प प्रवाहित करते हैं, गर्म करते हैं, फिर ताप स्थिर हो जाता है यानी ठंडा हो जाता है विलायक, हम क्या करते हैं, क्योथनांक ज्ञात कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, विलेय की जो ज्ञात मात्रा उसको विलायक में मिला लेते हैं और विलयन का क्योथनांक ज्ञात कर लेते हैं। बात क्लियर हो रही है। इस ताप में से विलायक का ताप घटाकर क्योथनांक उन्नयन ज्ञात कर लिया जाता है। यानी कि जैसे ही हमने उसको गर्म किया तो ये जो विलेय पदार्थ को मिलाने के बाद का टेम्परेचर था वो और विलायक का जो ताप मिला था उसको घटाकर हम क्या करते हैं, क्योथनांक उन्नयन ज्ञात कर लेते हैं। यानी हमें ये प्राप्त हो जाता है कि डेल्टा टी बी। बात समझे प्यारे बच्चों, डेल्टा टी बी कैसे मिलता है हमको, T2 माइनस T1 से। यानी बाद का टेम्परेचर से अगर हम पहले के टेम्परेचर को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है प्यारे बच्चों, है ना। आगे देखते हैं। इस प्रकार डेल्टा टी बी क्या था, क्योथनांक उन्नयन था। W क्या था, विलेय पदार्थ था ना, विलेय पदार्थ की मात्रा थी। Kb क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक था। को ज्ञात हो जाने के बाद निम्न सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, विलेय के अणुभार की गणना कर ली जाती है ना। विलेय कौन, अवाष्पशील पदार्थ। बात समझिए प्यारे बच्चों। तो ऐसे समझिए प्यारे बच्चों, इसको आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वीडियो जितनी भी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आगे देखते हैं।
अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन क्या है। ठीक है, पहले हमने इसकी संरचना देखी, उसके बाद हमने उसकी कार्यविधि देखी। अब हम समझेंगे कि इसमें जो इस्तेमाल जो यूज़ हुआ है, जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, वो क्या है। चलिए आइए देखते हैं कैसे गणना की जाती है। m बराबर KB गुणे में W गुणे में 1000 बटे में कैपिटल W और गुणे में डेल्टा TB। किसी विलायक के मोलल उन्नयन स्थान की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। कैसे? तो KB बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, W इंटू में R इंटू में डेल्टा TB का स्क्वायर बटे में 1000 गुणे HV। तो अगर हम विलायक के भार की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो W बराबर क्या होता है, विलायक का भार होता है, डेल्टा TB क्या होता है, क्योथनांक का उन्नयन होता है, KB यानी मोलल क्योथनांक उन्नयन स्थिरांक माना जाता है, HV क्या होता है यानी विलायक की वाष्पन ऊष्मा होती है, R क्या होता है, R एक गैस स्थिरांक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों अगर बात की जाए विलायक की प्रति ग्राम वाष्पन ऊष्मा अगर क्या है, LV है, और मोलर वाष्पन ऊष्मा में निम्न संबंध होता है, यानी विलायक की जो प्रति ग्राम वाष्पन ऊष्मा यानी कि LV तथा मोलल वाष्पन ऊष्मा में क्या होता है, निम्न संबंध होता है। कैसे होता है, यानी कि LV। देखिए जो वाष्पन ऊष्मा होती है मोलल की, है ना, मोलर वाष्पन ऊष्मा में क्या होती है, निम्न संबंध होता है। तो उसको देखते हैं क्या होता है। तो ये होता है प्यारे बच्चों LV बराबर में डेल्टा HV बटे में कैपिटल W, है ना। LV यहाँ पे क्या था, वाष्पन ऊष्मा थी, मोलर वाष्पन ऊष्मा क्या होती है, डेल्टा THV होता है ना। चलिए, तो KB बराबर हम क्या जानते हैं, R यानी जो गैस स्थिरांक है गुणे में डेल्टा TB का स्क्वायर बटे 1000 गुणे LV, है ना प्यारे बच्चों। इसी प्रकार विलायक की प्रति ग्राम गलन ऊष्मा की अगर बात करें तो गलन ऊष्मा क्या होती है, LF होती है ना प्यारे बच्चों, क्या होती है, LF होती है। तथा मोलल गलन ऊष्मा HF में निम्न संबंध होता है, HV बराबर क्या होता है, डेल्टा HF इंटू W। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो B लिखा है ये F होगा, याद रखिएगा। तो KF है ना, KF बराबर जहाँ पे KB था अब वहाँ पे KF हो जाएगा, और जहाँ जहाँ B था वहाँ पे क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। और B क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। वहाँ पे वाष्पन ऊष्मा थी इसलिए B था, यहाँ पे गलन ऊष्मा है तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। बात समझ आए प्यारे बच्चों। तो KF यहाँ पे क्या है, तो KF यहाँ पे है मोलल, क्या हो जाएगा, मोलल उन्नयन, है ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। तो यहाँ पे KF क्या हो जाएगा बताइए, ये मोलल हो जाएगा भैया, ऊपर मोलर था, अब वाष्पन की बात करें तो KF क्या हो जाएगा, मोलल हो जाएगा ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। एक होता है मोलर, एक होता है मोलल, ठीक है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। छोटी सी वीडियो में एक एक टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये यूपी बोर्ड जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है प्यारे बच्चों, और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हुए चलेंगे जिससे आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वीडियो को स्किप किए हुए भी शुरुआत से अंत तक जरूर देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं। जितनी अच्छी आपकी नोट्स होगी उतना अच्छा आपके नंबर आएंगे प्यारे बच्चों। तो आज का सेशन समाप्त करते हुए ये उम्मीद करते हुए कि आप सब पढ़ रहे होंगे, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और इतनी छोटी सी गुजारिश आपसे ज़रूर करूँगा प्यारे बच्चों कि नोट्स तो बनाइए ही साथ साथ, पर उसको नोट्स रखिए नहीं, पढ़ने का भी प्रयास कीजिए, पर डे रिवीजन करिए जिससे आपका भला हो सके, ठीक है। और ये जो चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर चल रहा है आपके विलियन। कौन सा चैप्टर है, विलियन यानी कि सॉल्यूशन। ये केमिस्ट्री के अंतर्गत पहला चैप्टर है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, अच्छे से टॉपिक को नहीं समझा है, तो आप सही चैनल पे आएँ, इसी से जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू।